क्या है जिसकी वजह से साइबर हाइजीन्स को प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा। फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द साइबर हाइजीन्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइबर हाइजीन्स। फिर एक जो जनरल प्रैक्टिसेस हैं जो हमें एज ए गुड आईटी पर्सनल आईटी यूजर हमें फॉलो करनी चाहिए, वो हम देखेंगे। फिर एज ए सीएस स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द गुड मेथोडोलॉजी फॉर द साइबर हाइजीन इन आवर इन्वायरमेंट। और ये बात हम कह रहे हैं इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव के अंदर, और इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है। Then we will see how we can have best practices to be implemented in our organization or your organization to prevent some kind of cyber breach or data breach or cyber incident. So I will try to limit myself in discussing the latest trends, solutions, services to cater the breach जो आपकी environment के अंदर happen हो सकता है। अगर मैं अपने introduction quickly दे दूं, I am a seasoned professional with around 15 years of experience in commercial and microfinance bank. इसके अलावा I have worked in MNC and ISP as well. I have done my masters in computer science from LUMS, MBA from IBA Punjab University, and BA Honors from Punjab University as well. Apart from my academic qualification, I do also have some kind of the professional certification and qualification. I'm one of the few Pakistani who actually hold this certification, including but not limited to CISSP, CCSP, CIRIS, CISA, CISM, ISMS lead auditor, ITEL. I'm also the regular trainer for these courses, and I have expertise in information cybersecurity management, IT governance, IT services management, business continuity, IT outsourcing, business continuity DR management, and product management as well. So this is my profile. If you want to see over the LinkedIn, so आपको right corner के ऊपर मेरी profile भी आपको मिल जाएगी. So let's start with introduction with cyber hygiene या digital hygiene. अब digital hygiene क्या है? Digital hygiene is all simple a practice and behavior related to cleaning up and maintaining your digital world. It is just like जब आप सुबह उठते हैं और आप तो ब्रश करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं, अपने आप को क्लीन रखते हैं, तो जब डिजिटल वर्ड्स की हम बात करेंगे द सेम प्रैक्टिसेस आर बीइंग फॉलोड इन द डिजिटल वर्ल्ड, और इसी को हम डिजिटल हाइजीन कहते हैं, जहां पर हमने अपनी चीजों को क्लीन अप रखना है. So sometimes people think about the cyber hygiene, internet hygiene. So more or less ये जो हमारी दोनों चीजें हैं, ये हम एक ही चीज के कैटेगरी के अंदर हम इसको शुमार करते हैं. साइबर हाइजीन की हम बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट फर्दर ट्रेनिंग आवरसेल्फ, जो हम लोग हैं एज ए यूजर ऑफ द कंप्यूटर, टू थिंक प्रोएक्टिवली अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, उसके जो चैलेंजेस हैं उसके हवाले से, फिर हम कैसे चीजों को रेजिस्ट कर सकते हैं फॉर आवर एनवायरनमेंट, और हमारे पास सिक्योरिटी के ऑनलाइन इश्यूज क्या आ सकते हैं उनके बारे में अपने नॉलेज रखना, और उन नॉलेज के होते हुए ऐसे प्रैक्टिसेस को फॉलो करना जिसका हम पे इम्पैक्ट ना हो सके. जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया टूथब्रश की, आप सुबह उठते हैं, दांत साफ करते हैं, हम कहते हैं अच्छा मेरे पास ना कोई दांतों में मसला ना हो जाए. यही वजह होती है जिसकी वजह से हम अपने आप को क्लीन अप करते हैं. इसी तरह आप साइबर हाइजीन को फॉलो करते हैं ताकि आपके सिस्टम, आपकी इन्वायरमेंट साइबर इश्यूज की वजह से डर्टी ना हो जाए, प्रॉब्लम में ना आ जाए, कोई वायरस अटैक ना हो जाए, रैंसमवेयर अटैक ना हो जाए. तो ये सारी चीजें होती हैं जो मेंटेन करती हैं हेल्थ ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, आपकी इन्वायरमेंट, और इंप्रूव करती हैं ऑनलाइन सिक्योरिटी टू प्रिवेंट द थेफ्ट और करप्शन ऑफ योर डाटा. ये चीज आपने याद रखनी है कि इस वक्त जो सबसे मेन इशू है वो डाटा है. आपका पर्सनल डाटा हो सकता है, आपका फाइनेंशियल डाटा हो सकता है. अगर डाटा, क्योंकि डाटा इज न्यू ऑयल आपकी दुनिया के अंदर, तो उसी की सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीजें इस वक्त की जाती हैं. सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अबाउट सिंपल मैकेनिज्म मेजर्स सो दैट हमारा जो साइबर थ्रेट है फ्रॉम साइबर एनवायरनमेंट वो रिड्यूस हो जाए. जो अजम्पशन इसके अगेंस्ट ली जाती है वो ये ली जाती है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारी जो डेली रूटीन वर्क है, वो ऐसा बेहतर हो, ऐसी बेहतरी हो कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ऑफ आवर डिजिटल वर्ल्ड वो बेहतर हो सके. उसकी वजह से जो हमारा इम्पैक्ट है, अगर कोई हमारे पास साइबर इंसिडेंट अगर हो जाता है, वो एक्सेप्टेबल लेवल या रिड्यूस लेवल तक हो. सो दिस इज द बेसिक mechanism
जो हमें साइबर हाइजीन के लिए फॉलो करना है। Rationale of cyber hygiene क्या है? Just like a personal hygiene जिसकी हमने मिसाल दी है, so cyber hygiene is going to start with the basic action जो हमारी डिजिटल environment को प्रमोट करेंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारी क्लीन डेस्क पॉलिसी होती है कि जब भी आप ऑफिस से घर जाएं, छोड़ के जाएं, तो अपनी अपनी इन्वायरमेंट या जो डेस्क है उसको क्लीन करके जाना। फॉर एग्जांपल वहां पर आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं रख के जाना। सो ये जो इस तरह की हाइजीन होंगी, इस तरह की जो प्रैक्टिसेस होंगी, ये अल्टीमेटली जो प्रमोट करेंगी योर आईटी गुड हेल्थ। तो ये सबसे इमरान का कोई कॉल करवा देना, कोई बंदा काम करवा मैं जो म्यूट अप कीजिएगा जो भी इस वक्त हमारे पास अल्लाह माफ करे यार, शरीफ बच्चों को खराब कर रहे हो तुम यार। अल्लाह माफ। सुबह मैं जो आया मैं Sorry, Assalamualaikum. Sorry, Ahmad. My name is Dr. Khurram. Thank you for your time, sir. Let me kindly mute all peoples, na? I think everyone is. Okay, sir. Okay, sir. I'm doing. Yeah. Please. Mute all peoples. No one can interfere, okay, during presentation. Okay. Thank you. Yes, please go ahead, Doctor. Yeah, we will have a question at the end of the session. So आप लिखते जाइए अपने पास तो हम end पे ले लेंगे. Thank you. So the now question is, are we ready to buy some sophisticated system जो environment के अंदर हम लगाते हैं as a, for example, आप financial institutes की बात करें तो बहुत महंगे सिस्टम होते हैं जो डिजिटल प्रोटेक्शन आपको देते हैं। So अगर हमने प्रोटेक्शन देनी है तो प्रोटेक्शन हमने किसको देनी होती है? वी डू द प्रोटेक्शन फॉर आवर इंफॉर्मेशन एसेट, जिसकी हमने प्रोटेक्शन के लिए हमने तमाम सिस्टम Keep quiet, guys. So sorry sir, please continue. No problem. So sophisticated system में जो हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज आती है, फॉर एग्जांपल आजकल जो सबसे बड़ा मेजर इशू है वो थ्रेट हंटिंग का है कि थ्रेट हंट हमने करने हैं, हमारे पास मसले मसाइल आ सकते हैं या मसले मसाइल हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी हैं। फिर हमारे पास इस वक्त क्लाउड मैनेजमेंट या क्लाउड माइग्रेशन का इस वक्त सबसे बड़ा टॉपिक इंडस्ट्री के अंदर डिस्कस होता है। फिर हमारे पास XDR एंड पॉइंट के ऊपर जो प्रोटेक्शन है सर्वर एंड के ऊपर, वो एक अच्छे सोल्यूशन हमारे पास है। फिर सीम सॉर के सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है जो मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। थ्रेट इंटेलिजेंस हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें आर्मी की थ्रेट इंटेलिजेंस होती है, जिसमें साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस होती है जो बताती है कि किस इंडस्ट्री के ऊपर, किस जियोग्राफिक लोकेशन के ऊपर आपके पास थ्रेट्स आ रहे हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोल्यूशन है जो हम अपनी इन्वायरमेंट के इंफॉर्मेशन एसेट को प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। देन हमारे पास PAM सोल्यूशन है जो प्रिविलेजेस एक्सेस मैनेजमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होती है उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है इंडस्ट्री के अंदर। और आजकल जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक आ गया है वो जीरो ट्रस्ट का टॉपिक आ गया है। वो भी क्या टॉपिक है कि आपने किसी पर एतबार नहीं करना, अपने आप को हर एक को प्रोटेक्शन देनी है। तो अपने इंफॉर्मेशन एसेट के लिए चाहे वो इंटरनल यूजर हो, एक्सटर्नल यूजर हो, जीरो ट्रस्ट देनी है आपने। इसी तरह हमारे पास इस वक्त IoT डिवाइसेस बहुत ज्यादा आ रही है। आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर ट्रैकर्स आ रहे हैं, स्मार्ट एसीज आ रहे हैं, स्मार्ट अप्लायंसेस आ रही हैं। ये सारी की सारी आपके पास IoT डिवाइसेस हैं। देन प्राइवेसी का बहुत बड़ा कंसर्न इस वक्त स्टार्ट हो गया कि मेरा पर्सनल डाटा, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर राइड हेलिंग की सर्विस है, मेरा कहाँ पर जाता हूँ, मेरा कहाँ पर मैं स्टे करता हूँ, मेरी ट्रैकिंग, ये प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज हैं। फाइनेंशियल्स के अलावा इसके अलावा ब्लॉकचेन इस वक्त हमारे पास लेटेस्ट या सॉल्यूशंस आ गए हैं हमारे पास। लेकिन क्या हम इन चीजों के लिए रेडी हैं? अगर इस चीजों के लिए रेडी भी है तो क्या हम अपनी बेसिक जो हाइजीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ये कोई आसान टॉपिक नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, और जस्ट परचेजिंग अ न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इज नॉट गोइंग टू बी enough to protect the information asset. Probably हमें जो basic baseline है अपने solutions की, अपने cyber practices की, उसको fulfill करेंगे, follow करेंगे तो ये सारे solution आपके पास implement हो सकते हैं बेहतर तरीके से। ये ऐसा ही है कि अगर आप घर में तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप कोई firewall लगा रहे हैं, कोई $1 million firewall लगा रहे हैं
और उसमें आपने एक रूल लगा दिया एनी का, तो वो फायरवॉल आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो हर चीज को अलाउ कह रही है। सो जो बेसिक हाइजीन इसमें भी शामिल होगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो ये जो सारे सोल्यूशन आप लगा रही हैं, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑल। अब हम बात करते हैं, डज माय ऑर्गेनाइजेशन नीड साइबर हाइजीन? तो एक स्टडी कहती है कि तकरीबन कोई 34 डाटा ब्रीचेस जो हुए हैं वो 55 मिलियन पीपल्स के रिकॉर्ड्स को उसने एक्सपोज कर दिया। सिर्फ 34 डाटा ब्रीचेस के ऊपर 55 मिलियन का रिकॉर्ड जो है वो आपके पास ब्रीच हो गया। इसका मतलब है आपकी जो प्राइवेसी इश्यूज थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। आपका फॉर एग्जांपल आप कहाँ जाते हैं, कहाँ ट्रैवल किया है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कार्ड इंफॉर्मेशन, एनआईसी इंफॉर्मेशन, जो पाकिस्तान में नागरिक की इंफॉर्मेशन, आपने देखा होगा न्यूज पे या सोशल मीडिया पे वो चीजें चल रही होती हैं। तो ये ग्लोबली ऐसे ही है, आपके ब्रीचेस अगर होते हैं, आपके पास ऐसे ऐसे ब्रीचेस अगर होते हैं जहां पर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाती है। एक और स्टडी कहती है कि ग्लोबल एवरेज कॉस्ट ऑफ ए डेटा ब्रीच हैज ग्रोन अप बाय 12% इन द लास्ट 5 इयर्स टू 3.92 बिलियन। एक एवरेज डेटा ब्रीच की जो कॉस्ट है वो 3.92 बिलियन के करीब हो सकती है। आप अज्यूम करें कि अगर एक डाटा ब्रीच कहीं पर भी हो जाता है और इसको पाकिस्तानी करेंसीज के अंदर कन्वर्ट कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मेजर इंसिडेंट या आपको फाइनेंशियल लॉस, इन एडिशन टू योर रेपुटेशनल लॉस और दूसरे फाइन्स वगैरह के अलावा ये लॉस भी कितना कर हो सकता है। सो ये सारी की सारी आपकी बेस बन रही है टू फॉलो आवर गुड साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस। Now let's talk about the common cyber hygiene problem। हमारे पास अकल ही क्यों होती है ऐसी प्रॉब्लम जिनकी हम बार बार कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर साइबर हाइजीन की प्रॉब्लम जब अगर होती है तो उसकी वजह से हमारा लॉस ऑफ डाटा तो अगर होता है। आपका पर्सनल डाटा हो सकता है, आपका फाइनेंशियल डाटा हो सकता है, आपकी कंपनी का डाटा हो सकता है। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एज ए रिसर्चर काम कर रहे हैं तो इट कैन बी योर रिसर्च डाटा एज वेल, प्रॉपर्टी डाटा एज वेल। फिर हमारे पास जो सिक्योरिटी ब्रीचेस होती हैं वो भी कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास साइबर ब्रीच की। फिर लैक ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, जो ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट भी है और आपके पास रेगुलर रिस्क मैनेजमेंट जिसे हम थर्ड पार्टी या एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, ये वो भी है। अगर उसमें लैक आएगा तो वो भी हमारे लिए साइबर हाइजीन की प्रॉब्लम के लिए अपनी इनपुट दे सकते हैं। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, हमारे पास एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जहां पर फाइनेंशियल डाटा सारा होता है, तो पिछले दिनों वहां पर इशू आ गया। तो वहां पर जो पब्लिक स्टेटमेंट्स आती रही कि जी हम तो विंडोज के जो सिस्टम से आउटडेटेड सिस्टम यूज करते रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द अगेन मेन प्रॉब्लम ऑफ द साइबर हाइजीन इशू कि आपके पास आउटडेटेड सिस्टम है जिसके अभी कोई पैचेस अवेलेबल नहीं होते। बैड पैच मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आपके पास पैच मैनेजमेंट नहीं है जिसपे आप विंडोज के पैचेस लगाते हैं, सिस्टम्स के पैचेस लगाते हैं, तो इसका मतलब है अगर सिक्योरिटी पैचेस भी आप नहीं लगा रहे, इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे, तो सबसे बड़ा इशू क्या हो सकता है? इशू ये हो सकता है कि आपके सिस्टम कुछ ही देर के बाद कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं ड्यू टू द नॉन पैच या बैड पैच मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू। लैक ऑफ द साइबर इंश्योरेंस, अब ये एक नया टॉपिक हमारे पास पाकिस्तान में तो एटलीस्ट नया आ रहा है, बाहर की दुनिया में पहले से ही था कि जिसमें साइबर इंश्योरेंस लोगों ने लेनी, कंपनीज ने लेनी स्टार्ट कर दी है, जिसमें अगर आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल साइबर ब्रीच अगर हो जाता है आपकी कंपनी के अंदर, तो किसी हद तक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस होती है, तो आपको वो कंपनी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है इन दैट पर्टिकुलर केस। अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट एक्सेस इज आल्सो कॉज ऑफ द साइबर हाइजीन। लोगों ने कंपनीज के अंदर समटाइम अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट एक्सेस दी होती है, तो इसका मतलब है आपके पास जो मलिशियस वेबसाइट है वो भी ओपन हो सकती है। आपने फायरवॉल या प्रॉक्सी भी लगाई हुई है जहाँ पर फिल्टर्ड कंटेंट भी करे, तो दिस कैन आल्सो बी द वन ऑफ द बिग इशू फॉर द पुअर साइबर हाइजीन। लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन फैक्टर जो अगर फायरवॉल आपने लगा ली है उसको प्रॉपर कॉन्फ़िगर ही नहीं किया या एनी छोड़ दिया है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और आजकल जो सबसे बड़ा मेजर चैलेंज आता है वो अवेयरनेस का चैलेंज आता है। आपने देखा होगा आपको कॉल आ जाती है, जी मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं कहीं से बात कर रहा हूँ, आप मुझे अपनी ओटीपी बता दें, आपके पास पैसे आ गए हैं, इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम आ गए हैं। तो जिन लोगों को तो अवेयरनेस होती है वो तो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अपने आप को प्रिजर्व कर देते हैं ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड से। लेकिन जिनको नहीं होती तो वो फिर आपके पास आपको पता होता है कि फाइनेंशियल लॉस अगर हो जाता है, तो ये भी आपके पास अवेयरनेस का ना होना इज ऑल्सो हाइजीन इशू, साइबर हाइजीन इशू। हमारे पास जो प्रॉब्लम साइबर हाइजीन की वजह से होती है, जो आजकल बड़ी कॉमन भी हो गई है, वो रैंसम वेयर अटैक्स है।
अब आपने रैंसमवेयर का पता होगा कि आपका जिस तरह आम रेगुलर रैंसम होता है कि आपको किसी बंदे ने अगवा कर लिया और अगवा करा तमाम के ऊपर आपको, इसी तरह आपका जो डाटा है, जो वैल्यू है आपकी, इनक्रिप्ट हो गया है। आप सुबह आए हैं, फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम को बूट अप किया, आपके 150,000 सिस्टम इनक्रिप्ट हो गए। अब वो आपसे पैसे मांग रहा है, वो पैसे भी कैसे मांगते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, बिटकॉइंस के थ्रू मांगते हैं। तो इसका मतलब है ये भी जो प्रॉब्लम है आपके पास, एक कॉमन साइबर हाइजीन प्रॉब्लम है कि ये इस तरह के इश्यूज आपकी इन्वायरमेंट के अंदर, ये चंद एक इश्यूज हैं, और भी बहुत इश्यूज हो सकते हैं, बट दीज आर द फ्यू इंस्टेंसेस जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर आकर हो सकते हैं ड्यू टू द बैड साइबर हाइजीन की वजह से। अब हम बात करते हैं कि अगर हम हाइजीन्स को फॉलो करें तो हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें बेनिफिट्स का नहीं पता होगा और हम सिर्फ डरते ही रहेंगे तो वी कांट प्रैक्टिस द साइबर हाइजीन्स। तो सबसे पहले जो बेनिफिट हमें मिल सकता है वो सिक्योरिटी का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है, एनवायरनमेंट है आपकी, इट इज चेंजिंग एवरी डे, इट इज चेंजिंग। तो अगर हमने प्रिवेंट करना है हैकर्स को, malwares को, एडवांस वायरसेस को फ्रॉम एक्सेसिंग एंड करप्टिंग आवर कंपनी डाटा, तो हमें साइबर हाइजीन को फॉलो करना है ताकि हम जो अपनी सिक्योरिटी एनहांसमेंट है वो उसको बिल्डअप कर सकें। तो हमारे पास प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट या बेनिफिट हमें मिल सकता है अगर हम साइबर हाइजीन को फॉलो करते हैं, क्योंकि जब हम साइबर हाइजीन को, हमने इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्शन देंगे, अपना डाटा किसी को नहीं देंगे, अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, अपना प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन ही किसी को देंगे, सो वी आर गोइंग टू मेंटेन द प्राइवेसी, एंड द प्राइवेसी इज नॉट अबाउट आवर इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी जो कंपनी में काम करेंगे तो कंपनी के पास जो कस्टमर डाटा है, कंपनी का जो अपना डाटा है, उसकी भी प्राइवेसी आपको मेंटेन करनी है। और वो मेंटेन कैसे होगी, द बेनिफिट ऑफ द साइबर हाइजीन वो आपको बताएगा कि प्राइवेसी कैसे मेंटेन होती है। देन इंपॉर्टेंट थिंग, अवेलेबिलिटी, ये एक और बड़ा बेनिफिट है साइबर हाइजीन का कि जब आप फॉलो करते हैं तो आपके सिस्टम प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम मलेशियस अटैक्स, फ्रॉम मलेशियस अटैकर्स। जब ये आपसे प्रोटेक्टेड रहेंगे आपके सिस्टम, इसका मतलब है कि आप अपने जो इन्वायरमेंट की जो 24/7 सर्विस है वो ले सकते हैं अपने सिस्टम से। तो जिसका मतलब है कि अल्टीमेटली जो आपका जो कस्टमर है उसको सर्विस मिलती रहेगी। फॉर एग्जांपल बात करते हैं बैंकिंग सर्विसेज की या एयरलाइन सर्विसेज की या कोई मेडिकल सर्विसेज की, अगर आपको क्रिटिकल टाइम के ऊपर वो सर्विस अवेलेबल नहीं हुई तो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? आप तो उसको बुरा भला कहेंगे। तो इसका मतलब है अवेलेबिलिटी विद रिगार्ड टू द कस्टमर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है कि जब आप साइबर हाइजीन को फॉलो करते हैं, आपको वो जो आपके सिस्टम्स हैं वो ऑप्टिमम एफिशिएंसीज के ऊपर रन कर रहे होते हैं, आपको कोई अब्रप्ट चेंजेस नहीं करनी पड़ती, आपको कोई इमीडिएट पैचेस इमीडिएट नहीं लगाने पड़ते, कोई 5 साल पुराने पैचेस नहीं लगाने पड़ जाते, आपको ये नहीं करना पड़ता कि जी मैंने तो ये 3 साल से इसको सिस्टम को मेंटेन ही नहीं किया था। जब आप स्केड्यूल मेंटेनेंस दे रहे होते हैं तो आप अपने सिस्टम किसी भी पॉइंट इन टाइम के ऊपर वो अप टू डेट सिस्टम्स होते हैं, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास एक छोटा टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर आपने सिस्टम को फर्दर मेंटेनेंस करनी है। अगर आप एक साल बाद, 2 साल बाद सिस्टम को मेंटेन करेंगे, और या मिसाल इसकी ऐसे है कि अगर आप एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद नहाएंगे, ब्रश करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, सो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट? तो सेम इज एप्लीकेबल टू योर डिजिटल वर्ल्ड, जहां पर आपने अपने इन्वायरमेंट के लिए मेंटेनेंस स्केड्यूल को फॉलो करना होता है ताकि आप गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और आपके सिस्टम जो है वो सिक्योर रहें। और अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होगा हमारे पास? द मेंटल सेटिस्फेक्शन। आपको पता होगा कि मेरे सिस्टम सिक्योर है, आपको पता होगा मेरे सिस्टम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि आप, आपकी कंपनी, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके कस्टमर सुकून के साथ आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकेंगे, आपको फाइनेंशियल बैंक आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, आपकी आपकी अपनी कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल अकाउंट्स खोल सकेंगे, आपकी कंपनी की सर्विसेज ले सकेंगे, क्योंकि मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता चल जाए इस कंपनी के अंदर अगर मैं कोई पैसे अपने रखवाऊंगा या सर्विसेज लूंगा तो मेरी सर्विसेज, मेरी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के अंदर लीक आउट कर देंगे, तो आप क्या कभी उस कंपनी से सर्विस लेंगे? आई डोंट थिंक सो, आप कभी सर्विस लेंगे। सो ये सारे के सारे जो बेनिफिट है ये आपके साइबर हाइजीन के बेनिफिट हैं आपके पास। अब सवाल मेरा ये है कि हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस? मतलब एक सवाल है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है साइबर हाइजीन का?
मैं हूँ, आप हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके डिपार्टमेंट हेड हैं, आपकी कंपनी है, आपका सीईओ है, कौन है? तो ये चीज आप हमें याद रखनी है कि साइबर हाइजीन इज एवरीवन्स रिस्पांसिबिलिटी। ये अहमद की, किसी और की, आपके डिपार्टमेंट हेड की, आपके प्रिंसिपल की, कंपनी के सीईओ की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि जी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह आपके घर में अगर जितने भी लोग होंगे, हर बंदा ब्रश यूज करता है, हर एक अपना ब्रश यूज करता है, हर बंदा अपने जो हाइजीन का ख्याल रखता है। तो इसी तरह जिससे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदा काम कर रहा है। इसी तरह आप जब कंप्यूटर एनवायरनमेंट के अंदर, डिजिटल एनवायरनमेंट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, तो आपने साइबर हाइजीन पर्सपेक्टिव के अंदर जो आगे जाके हम देखेंगे भी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, उसको हर एक में ख्याल रखना है। सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इट इज ऑल्सो एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नॉट ओनली कि जी मैं अगर आईटी या आईएस एनवायरनमेंट के अंदर हूँ तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरीवन्स। जो सेल्स में बंदा है, जो जेनिटोरियल स्टाफ भी है, उसकी भी हाइजीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साइबर हाइजीन की। आपने देखा होगा समटाइम आप पेमेंट या पे स्लिप निकालते हैं, वो डस्टबिन में फेंक देते हैं, आपने शेयर्स भी रखे होते हैं। सो एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो साइबर हाइजीन है उसकी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम आईटी पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारे पास कुछ आईटी के भी इसके लोग ज्यादातर होंगे, तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि बेसिक प्रिंसिपल या पिलर्स ऑफ साइबर हाइजीन क्या है, जिसके लिए जिसके ऊपर साइबर हाइजीन जो है हमारी, वो बिल्ट अप हुई है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास जो साइबर हाइजीन जो पिलर आता है, वो आता है यूज ऑफ द राइट टूल्स फॉर द साइबर हाइजीन। तो आपके पास टूल्स भी होने चाहिए अच्छी साइबर हाइजीन को फॉलो करने के लिए। फिर मेक साइबर हाइजीन पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। तो ये नहीं है कि हर महीने आपने एक कैंपेन रन करनी है, चला जी साइबर हाइजीन फॉलो करनी। नो, योर कल्चर शुड बी चेंज अनफ और अडेप्टिव होना चाहिए, जहां पर साइबर हाइजीन की प्रैक्टिसेस फॉलो हो। थर्ड एंड लास्ट, आपके पास फॉलो द की स्टेप फॉर द गुड साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस, और ये एज ए ह्यूमन हमें फॉलो करनी है। मैंने घर जाना है, वो फॉर एग्जांपल मैंने अपना सिस्टम शट डाउन करके जाना है, मैंने अपने जो डेस्क है वो क्लीन अप करके जाना है, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपना मोबाइल किसी के साथ फॉर एग्जांपल शेयर नहीं करना, अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर, अपना कस्टमर का डाटा किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। सो ये आपके पास क्या है, दीज आर द गुड प्रैक्टिसेस साइबर हाइजीन जो हम फॉलो करते हैं। इसमें कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है कि हम अगर स्ट्रीमलाइन करेंगे तो हमें पता होगा कि हम साइबर हाइजीन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आप जनरल साइबर हाइजीन की प्रैक्टिसेस की बात करें, तो आई हैव लिस्टेड डाउन फ्यू साइबर हाइजीन बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं टू लिस्ट डाउन द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपने फॉलो करनी है। और आप उसको एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आपने इंडस्ट्री के अंदर आना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जब मैं इंडस्ट्री के अंदर जाऊं तो ये मैंने फॉलो करनी है। और नॉट ओनली इंडस्ट्री के अंदर, जब आप इवन घर में जाते हैं या एज ए इंडिविजुअल आप बात करते हैं, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। उसमें जो सबसे पहले जो चीज आती है हमारे पास, वो आती है आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज द ऑर्गेनाइजेशन और योर पर्सनल एसेट, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, जिनको आपने प्रोटेक्शन देनी है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि किसको प्रोटेक्शन देनी है, तो आप साइबर हाइजीन की प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर सकते। अगर आपको घर में यही नहीं पता कि फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ मेरे पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है, या मेरा फाइनेंशियल डाटा पड़ा हुआ है, या फॉर एग्जांपल कस्टमर डाटा पड़ा हुआ है, आप अगर कंपनी में बात करें, तो आप तो प्रोटेक्शन दे नहीं सकते। सो identification of the services, information asset and product is the basic requirement to be followed in line with the cyber hygiene. तो पहले आपको पता होगा, फिर आप cyber hygiene की practices को follow कर पाएंगे। Second, keep an inventory of the hardware and software जो आपकी environment के अंदर exist करती है। तो ये जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, तो आपके पास कंप्लीट इन्वेंट्री की लिस्ट अप टू डेट होनी चाहिए। तो ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है, और ये लिंक करता है आपकी पहली वाली बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ। देन यू नीड टू आइडेंटिफाई, प्रायोरिटाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द रिस्क। आपने चीजों को आइडेंटिफाई करना है, प्रायोरिटाइज करना है और रिस्पॉन्ड करना है टू द रिस्क बेस्ड ऑन योर क्रिटिकलिटी ऑफ द एसेट, कि कौन से एसेट क्रिटिकल हैं, जिनके ऊपर जो रिस्क आपके पास डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आ रही है, उनको आपने करना है। ये ऐसे ही है कि अगर आपके पास जेब के अंदर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज हो,
तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मुझे मेडिसिन की जरूरत है, कि मुझे एक कोई कोल्ड ड्रिंक की जरूरत है फॉर एग्जांपल, या मुझे वैसे कोई सिगरेट पीने की जरूरत है फॉर एग्जांपल, हम बात कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली हम बात करेंगे जी मुझे तो मेडिसिन की जरूरत है। तो इसी तरह आप अपनी चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे बेस्ड ऑन द रिस्क, ताकि उस हवाले से उसकी जो मिटिगेशन है स्ट्रेटेजी वो आप अडेप्ट कर सकें। Then install the reputable antivirus, anti-malware solution, और इनको आपने कॉन्फ़िगर करना है प्रॉपर्ली। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें पता ही नहीं होता, किसी बंदे ने रेफर किया तो हमने वो एंटीवायरस, एंटी मालवेयर सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के अंदर, अपनी एनवायरनमेंट के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर दिया, और हमें पता ये चलता है कि वो सिस्टम इटसेल्फ वो क्रैक्ड वर्जन था। और आप इमेजिन करें कि जो सिस्टम खुद क्रैक्ड वर्जन था, एंटीवायरस खुद क्रैक्ड था, जिसमें आपको सीरियल की नहीं देनी पड़ी या सब्सक्रिप्शन ही नहीं देनी पड़ी, वो आपको प्रोटेक्शन क्या देगा जो ऑलरेडी कंप्रोमाइज है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर वो कभी भी इस्तेमाल ना करें। ऑलवेज बाय पेड वर्जन, जहां पर आप खुद पे आपको पता चले कि मुझे लाइव सपोर्ट सर्विस मिल रही है, क्योंकि आपका जो डाटा है वो बहुत कीमती है इस वक्त। हम बात करते हैं यूज ऑफ द नेटवर्क और द पर्सनल फायरवॉल अपनी एनवायरनमेंट के अंदर, अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जहां पे आप काम करेंगे। और अभी अगर आप काम कर रहे हैं, हमारे पास एक प्रॉपर फायरवॉल होनी चाहिए जो आपकी एक्सेस को, आपके इंटरनल, आपके एक्सटर्नल, आपके प्रोटेक्टेड सर्वर्स को प्रोटेक्शन दे सके। Then update the software regularly। ये इस वक्त क्योंकि जो पैच, अगर आपको याद हो हमने पैच की बात की थी, पुअर पैच मैनेजमेंट, तो ये उसके साथ रिलेट करता है कि आपके पास अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आपके पास रेगुलरली अपडेट नहीं करते, उसके पैचेस अप्लाई नहीं करते। सॉफ्टवेयर पैच, सॉफ्टवेयर के जो पैचेस हैं वो सिक्योरिटी पैचेस भी हो सकते हैं, वो आपके परफॉर्मेंस पैचेस भी हो सकते हैं, बट इन एनी केस यू शुड हैव सम अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर अपडेट का मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए, जिसके ऊपर आप रेगुलरली, मंथली, क्वार्टरली, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके मुताबिक यू नीड टू अपडेट योर सिस्टम और कीप देम अपडेटेड, क्योंकि साइबर एनवायरनमेंट आपकी कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। फिर हम बात करते हैं हमारे पास और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका कौन सा हो सकता है? वैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस वो कहती है कि 10 कैरेक्टर का पासवर्ड हो, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। और अब लोग यूज क्या करते हैं? पास फ्रेज, एक लॉन्ग स्ट्रिंग यूज करते हैं, उसके साथ टू स्टेप ऑथेंटिकेशन जो यूज करते हैं। ओटीपी जब आपके पास आ जाता है, या आपके पास गूगल, फेसबुक वगैरह के ऊपर आपके पास ऑथेंटिकेटर्स होते हैं, जहां पर आप लॉग इन करते हैं, तो फिर आपसे वो 6 डिजिट का, 8 डिजिट का ओटीपी मांग लेता है, वन टाइम पासवर्ड मांग लेता है। सो ट्राई टू यूज दोस सर्विसेज वेयरएवर पॉसिबल। तो यूज मल्टी फैक्टर, ये वो चीजें जो मैंने अभी ओटीपी या टू स्टेप की बात की है। इसी तरह जो डेबिट कार्ड होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? समथिंग यू नो, जो आपके पास पेन है, समथिंग यू हैव, जो आपके पास कार्ड है सर, तो दैट इज काइंड ऑफ द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और ट्राई करें कि आप वहां पर यूज करें जहां पर आपके पास चीजें आपके पास चल रही हैं। फिर आपके पास आती है यूज डिवाइस इंक्रिप्शन। इट कैन बी योर मोबाइल डिवाइस, इट कैन बी योर कंप्यूटर, और इट कैन बी इन योर कंपनी एनवायरनमेंट। तो ऑथराइज जो भी डिवाइस इंक्रिप्शन मैकेनिज्म है, ताकि जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, अगर आप डाटा को ले भी जाते हैं, क्योंकि अगर डाटा इंक्रिप्टेड होगा, सो यू कैन से कि जी मेरा डाटा इंक्रिप्टेड था, वो अगर कोई ले भी गया तो वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। So this is some kind of the assurity that you can have in your environment. और ये फ्रीली अवेलेबल होती है चीजें। फॉर एग्जांपल विंडोज के अंदर BitLocker अवेलेबल है, मोबाइल के अंदर आपके पास एंड्रॉइड, iOS के अंदर आपके पास इंक्रिप्शन है। ट्राई टू यूज दैट वन, दिस इज अ गुड साइबर हाइजीन प्रैक्टिस। और आपने देखा होगा कि आपने बहुत स्कैंडल्स आते हैं कि जो मोबाइल सेल आउट किया, वहां से पिक्चर्स लीक हो गई, वीडियोस लीक हो गई। सो ट्राई टू हैव द encryption for your devices. Then establish the network security and proper monitoring mechanism। ये आपकी corporate world के अंदर बहुत यूज होती है, जहां पर आपके पास NOC सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं, जो 24/7 आपकी एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं। So you should have this kind of the practices wherever possible. फिर आपके पास आता है बैकअप योर डाटा रेगुलरली एंड check if this is the valid backup or not backup। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर आपके पास बैकअप डाटा का है और जब आपको जरूरत पड़ी है उसको रिस्टोर करने की, तो डाटा आपके पास रिस्टोरेबल फॉर्मेट में नहीं था या रिस्टोर ही नहीं हो सका। सो ऑलवेज प्रैक्टिस टू हैव अ बैकअप, और उसको आपने टेस्ट भी करना है
by restoring the backup. So keep your hard drive clean. ये भी एक बहुत बड़ा साइबर हाइजीन है. आपके पास पुराना डेटा पड़ा होता है, आपके पास अनयूटिलाइज्ड डेटा या सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं. समटाइम कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, फॉर एग्जांपल जो पहले वायरसेस की कैटेगरी में नहीं आती थी, बट ड्यू टू देयर मलिशियस वर्किंग एनवायरनमेंट वो वायरस के अंदर आ गई. तो इसका मतलब है हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन अप भी करना है. इसके अलावा जो एक बेसिक का प्रिंसिपल आता है वो आता है हार्डन योर डिवाइसेस. हार्डन से मुराद है कि आपने उसकी चीजों को स्क्वीज कर देना है. अगर आप कोई सर्विस यूज नहीं करते, अगर आप कोई पोर्ट यूज नहीं करते, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, तो आपने या तो उसको इस्तेमाल मतलब उसको बंद कर देना है. अगर वो डिटैचेबल है उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं. यू हैव टू अनइंस्टॉल. और उसका जो बेस्ट सोर्स होता है, जो वेंडर होते हैं आपके, वो गाइडलाइन देते हैं, आपकी हार्डनिंग गाइडलाइंस देते हैं जो आपकी एनवायरनमेंट के अंदर एप्लीकेबल होती है. सो ये भी एक आपके पास हाइजीन की बेस्ट प्रैक्टिस है. देन सेगमेंट योर नेटवर्क. आपने देखा होगा कि आपके डिफरेंट किस्म के, जैसे घर के अंदर आपके पास डिफरेंट रूम्स बने होते हैं और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं. इसी तरह नेटवर्क्स के अंदर भी डिफरेंट सेगमेंट्स बने होते हैं. और उसकी बेसिक वजह क्या होती है? एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव कि अगर एक सिस्टम, एक एनवायरनमेंट कॉम्प्रोमाइज होती है तो आपकी सारी की सारी एनवायरनमेंट कॉम्प्रोमाइज होती है. आपने ट्रैफिक मैनेजमेंट भी आपने करनी होती है. तो सेगमेंट योर ट्रैफिक वेयर एवर पॉसिबल. Then follow the cyber security awareness. जो भी आपकी environment के अंदर, आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपके कंट्री के अंदर जो और आपकी कंपनीज जो आपको अवेयरनेस देती हैं, बैंक्स आपको अवेयरनेस देती हैं, टेलकोस आपको अवेयरनेस देते हैं, उसको फॉलो करें. ये भी आपकी साइबर हाइजीन की बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर फॉलो होती है. देन आपके पास आती है लिमिट द एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स. अब एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट कौन कौन से होते हैं? वो जो रूट या एडमिन, डोमेन एडमिन, वो वाले जो अकाउंट है, उसकी जो शेयरिंग है अमंग डिफरेंट यूजर, उसको आपने लिमिट करना है. आपने हर बंदे को ये अकाउंट नहीं देते रहना. देन आइडेंटिफाई एनी वल्नरेबल एप्लीकेशन जो आपकी एनवायरनमेंट के अंदर है, उसको फिक्स करें. अगर कोई सर्विस नहीं है उसको डिसेबल करें. और ये जो प्रिंसिपल है ये आपका हार्डनिंग के साथ अटैच हो जाएगा. देन एस्टैब्लिश द इंसिडेंट रिस्पांस प्लान और टीम. ये बड़ी कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये रिक्वायरमेंट है और ये होनी भी चाहिए कि अगर आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आपकी एनवायरनमेंट में साइबर इंसिडेंट हो जाता है, तो यू शुड हैव सम established mechanism to respond such kind of the cyber incident, ताकि आपको ये ना हो कि अलामत हाल के ऊपर आपको पता ही ना हो कि किस बंदे ने क्या काम करना है, क्योंकि वो टाइम बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है. सो इफ यू हैव अ प्लान जिसको आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, जिसको आपने अप्रूवल ली हुई है, वो आपको हेल्प आउट करेगा ऐसी सिचुएशन के अंदर. जिस तरह इमरजेंसी प्लान होते हैं, फायर प्लान होते हैं, तो साइबर की एनवायरनमेंट के अंदर इंसिडेंट रिस्पांस प्लान आपके पास होना चाहिए. सो इंप्लीमेंट कंट्रोल्स टू प्रोटेक्ट एंड रिकवर डाटा इफ ब्रीच अकर. तो ये आपका डाटा बैकअप या रिकवरी मेथोडोलॉजी आपके साथ होनी चाहिए. ये भी आपकी साइबर हाइजीन की गुड प्रैक्टिस है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके पास साइबर हाइजीन की प्रैक्टिस आती है वो आती है कंडक्ट द साइबर थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, जिसे हम VAPT कहते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेन टेस्ट कहते हैं. तो ये आपकी एनवायरनमेंट के अंदर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर तो बहुत होती है कि आपने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करनी है. तो ये भी आपकी अगर आप अपनी एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करते फॉर वल्नरेबल सिस्टम या वल्नरेबल सर्विसेज के ऊपर, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी एनवायरनमेंट के अंदर वल्नरेबल सिस्टम कौन कौन से हैं जहां पर अटैकर इजीली सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है. सो हैविंग द प्रॉपर मॉनिटरिंग is one of the key element of cyber hygiene practices. तो ये in short अगर हम बात करें, ये तकरीबन आपके पास कोई 20 के करीब, फॉर एग्जांपल 15 से 20 आपके पास इस वक्त आइटम्स हैं, 16 आइटम्स हैं जो साइबर हाइजीन की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपने फॉलो करनी है. और आप देखिए कि जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका जो सिस्टम के इश्यूज हैं, आपके ब्रीचेस के जो इश्यूज हैं, वो रिड्यूस होना चाहिए. और कई इसमें से प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट मांगती है. आपकी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, आपका काम चल जाएगा, आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होना स्टार्ट हो जाएंगी. सो दिस इज वन ऑफ द की एरिया जो हमें फॉलो करना है फॉर द साइबर हाइजीन के हवाले से. अब साइबर हाइजीन क्या मेरी IT की प्रॉब्लम है? क्या मेरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है? नहीं, साइबर हाइजीन जो है इज बिजनेस प्रॉब्लम. अगर कोई इन्वायरमेंट आपके पास, इन्वायरमेंट के अंदर कोई मसला आ जाता है, मसला अगर हो जाता है, तो
कौन रिस्पॉन्सिबल है? आईटी, आईएस या बिजनेस? सारे बंदे रिस्पॉन्सिबल है। अवेयरनेस के वाले से सारे बंदे हैं, किसी ने क्लिक कर दिया सारे बंदे हैं। तो ये बिजनेस प्रॉब्लम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये इंडस्ट्री के अंदर क्यों एग्जिस्ट करती है? ये एग्जिस्ट करती है टू सपोर्ट द बिजनेस। अगर आपका बिजनेस सफर हो गया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ऑन आईटी, आईएस वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी। सो साइबर हाइजीन आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम है। और कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन लाजमी नहीं है कि सेम प्रैक्टिसेस को, सेम मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें। इट कैन बी डिफरेंट मेथोडोलॉजी। जिसमें हम बात करी थी, हमने पिक्चर में देखा था ब्रश थे। अब घर में अगर 5 लोग हैं तो आपने देखा होगा हर बंदे का ब्रश डिफरेंट होता है। हर बंदे के ब्रश की जो स्टाइल है उसका वो डिफरेंट होता है। हर बंदे के कपड़े डिफरेंट होते हैं, हर बंदे का लिविंग स्टाइल डिफरेंट होता है, हर बंदे का बाल बनाने का स्टाइल डिफरेंट होता है। लेकिन कर रहे होते हैं तो सेम एप्लीकेबल टू योर डिजिटल एनवायरनमेंट, जहां पर हर बंदा कोई ना कोई चीज फॉलो तो करेगा, लेकिन लाजमी नहीं है कि दो प्रैक्टिसेस आपकी सेम हो। सो वी शुड फोकस ऑन द रिस्क व्हेनेवर पॉसिबल, क्योंकि अभी जो भी काम होगा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, वो रिस्क बेस्ड अप्रोच है। जिसका मतलब है कि आप रिस्क को देखेंगे और उसके मुताबिक अपनी इन्वायरमेंट को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे जी रैंसमवेयर के अटैक्स आ रहे हैं या रैंसमवेयर के चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी मोल्ड हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी टू केटर द रैंसमवेयर अटैक। अगर आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल अटैक्स आ रहे हैं जहां पर आपके फाइनेंशियल डाटा कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो गया, तो आप उस तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से आपके ये वाले जो मसले हैं ये आपके रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो वी नीड टू फोकस ऑन द रिस्क जो एप्लीकेबल है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, और उसके मुताबिक हमारी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या चीज मेथोडोलॉजी की जो मैंने बात की थी कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, अगर साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजी की बात करें, क्योंकि आईटी के हम लोग मेजोरिटी हैं, तो इसमें हमें कुछ चीजों को देखना है। सबसे पहले हमें जो चीज को देखना है वो साइकिल है। अब ये जो साइकिल है, मेथोडोलॉजी कहती है कि आपके पास कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन होगी, वो रिकमेंडेशन आपकी अटेनेबल होनी चाहिए। वो जो रिकमेंडेशन है साइबर हाइजीन की वो एग्रीडेबल होनी चाहिए, और वो जो साइबर हाइजीन की मेथोडोलॉजीज हैं वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, और ये आपका सर्कल आपका चलता रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रिकमेंडेशन की, ये वही सर्कल है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिकमेंडेशन के हवाले से। तो कुछ रिकमेंडेशन हमारे पास अवेलेबल है जो साइबर हाइजीन के हवाले से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने कुछ बात की कि इन्वेंट्री आपने मेंटेन करनी है, आपने फायरवॉल्स लगानी है, बैकअप लगाना है, हार्डन करना है। ये क्या चीजें थी जो 16 के करीब मैंने बातें आपको बताई हैं, गुड साइबर हाइजीन की प्रैक्टिसेस बताई हैं। ये आपकी रिकमेंडेशंस की कि आपके पास ये रिकमेंडेशन है एक साइबर हाइजीन फॉर योर एनवायरनमेंट, फॉर योर पर्सनल एनवायरनमेंट, योर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, योर इंडस्ट्री की एनवायरनमेंट के अंदर फॉलो करने के लिए। तो ये रिकमेंडेशंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। इनको टेलर आप कर सकते हैं, जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो फॉलो करें। ये मतलब लाजमी नहीं है, इतनी इससे ज्यादा भी होती है और होंगी, ऐसी नहीं है, बट ये मेरी समझ के मुताबिक इस वक्त इंपॉर्टेंट है जिसे हमें फॉलो करना है। सो ये जो पहला स्टेप हो गया आपका रिकमेंडेशन का, जो आपके पास रिकमेंडेशन आ जाती है साइबर हाइजीन के हवाले से। फिर हम बात करते हैं कि यही रिकमेंडेशन अटेनेबल होनी चाहिए, ये मेजरेबल होनी चाहिए, ये अचीवेबल होनी चाहिए। जब ये अचीवेबल होंगी तो इसका फायदा क्या होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इन चीजों को मुहैया कैसे करना है। हमारे कौन से एक्शन जो है वो हमें आउटपुट दे रहे हैं, कौन से एक्शन हमें आउटपुट नहीं दे रहे। जो आउटपुट नहीं दे रहे होंगे फिर हम उसको टेलर आउट करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, ताकि हमें उसकी जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो अचीव हो सके। सो सेकंड पार्ट क्या हो गया, अटेनेबल होनी चाहिए। बट हमारे पास पार्ट क्या होगा, वो एग्रीडेबल होनी चाहिए। एग्रीडेबल से क्या मुराद है हमारे पास, कि उसका जो बेनिफिट है वो नजर भी आना चाहिए, उसकी रियल वैल्यू फॉर द बिजनेस है और वो नजर आनी चाहिए, लोग उसको माने, वो हमारे लिए मार्केट डिफरेंशिएटर बन जाए, लोग मेरी सर्विसेज को पसंद करें। अगर आप कहेंगे जी ये बैंक फॉर एग्जांपल बड़ा अच्छा है, मेरे इसके पास सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन महफूज रहती है, मेरा फाइनेंशियल डाटा महफूज रहता है, सो आपके पास क्या होगा, आपका ट्रस्ट लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह बैंक्स के अंदर जो बैंक्स होते हैं वो पीसीआई डीएसएस कंप्लायंट होते हैं।
वो क्या होता है, वो कार्ड डाटा रिलेटेड आपकी जो एनवायरनमेंट है वो कहते हैं कि हम बहुत सिक्योर हैं, आपका डाटा कहीं नहीं जाएगा, अच्छी बात है। इसी तरह ISO 27001 है, वो क्या है, एक्रीडेशन है कि आपको पता होता है कि आपकी एनवायरनमेंट एक सिक्योर है। सो ये भी आपकी जो साइबर हाइजीन की प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो करती है। क्यों, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, इन्वेंट्री लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए, सिस्टम हार्डन होने चाहिए, तो वो भी सारे के सारे जो फॉलो हो रही है वो साइबर हाइजीन की प्रैक्टिस है। सो दिस इज द थर्ड मेथोडोलॉजी के अंदर स्टेप है, जो आपकी साइबर हाइजीन की प्रैक्टिसेस हैं वो एक्रीडेबल होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेथोडोलॉजी का आखिरी पिलर आएगा, आपकी ये जो साइबर हाइजीन की प्रैक्टिसेस हैं वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके पास $1 सोल्यूशन की बजाय $1 मिलियन का सोल्यूशन आता है। नो, आपकी जो कॉस्ट है वो भी एक ऐसी होनी चाहिए जो आपकी इन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प आउट कर सके। फॉर एग्जांपल, आपकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी उसमें शामिल होनी चाहिए, उसमें कॉस्ट ऑफ एक्रीडेशन, क्योंकि आप जब सर्विस लेंगे एक्रीडेशन की वो भी इसमें शामिल होनी चाहिए, और कॉस्ट ऑफ ऑनगोइंग मेंटेनेंस, क्योंकि आपने सिस्टम लगाने के बाद उसको छोड़ भी नहीं देना, उसको मेंटेन करना है टिल उसकी एंड ऑफ लाइफ या एंड ऑफ सपोर्ट नहीं आ जाती। सो यू हैव टू मेंटेन द हैव अ गुड मेंटेनेंस। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट होगी ये आपकी बताएगी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है। फिर आप उसके ऊपर आपको ROI निकालने के बाद आप उसको बिजनेस केस बनाने के बाद अप्रूवल करेंगे। सो ये जो चीजें हैं ये आपकी मेथोडोलॉजी को एक्चुअली में बता रही हैं कि आप इसमें क्या चीजें कर सकते हैं। सो अगर आप बात करें कि व्हाट माय ऑर्गेनाइजेशन कैन डू टू फॉलो द साइबर हाइजीन बेस्ट प्रैक्टिसेस, अब हम वही बात करेंगे कि सबसे पहले आपकी कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए, एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क, पॉलिसीज, प्रोसीजर होना चाहिए या प्रोग्राम होना चाहिए, तो जिसकी वजह से कंपनी पर्सपेक्टिव के अंदर यू विल हैव अ गुड स्टार्टर जिसके ऊपर आप हाइजीन और इस तरह की चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। फिर सेकंड पॉइंट के ऊपर इन्वेंट्री, जो बेसिक बात की थी वो होनी चाहिए। तीसरे नंबर के ऊपर अवेयरनेस, एजुकेशन आपके एंड यूजर की वो होनी चाहिए। चौथे नंबर के ऊपर यू शुड हैव द रोबस्ट पैच मैनेजमेंट प्रोसेस, जो हमने हाइजीन की बात की थी। आपने ये देखना है अंडरस्टैंड व्हाट पार्टनर नेटवर्क आर कनेक्टेड, कौन कौन आपके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो ये आपके पास आपकी कंपनी के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी में साइबर हाइजीन को फॉलो करना है। Then continuously ensure that compensating security control and network segmentation in practice, ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपने नेटवर्क को सेगमेंट करना है, वेंडर्स का सेगमेंट अलग रखना है, इंटरनल सेगमेंट अलग रखना है, सर्वर फॉर्म अलग रखनी है, DMZ जहाँ पर आपके सर्वर्स पड़े हुए उसको अलग रखना है। फिर आपके पास अगर कोई इशू हो जाता है तो साइबर इंसिडेंट का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म या प्रैक्टिसेस वो होनी चाहिए। फिर यही हमने बात की थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, हर एक बंदे को नहीं देनी। और फाइनली अपनी जो इफेक्टिवनेस है और साइबर हाइजीन की वो आपने मुहैया उसको करना है। एक चीज जो सही है बड़ी है कि इस वक्त दुनिया में देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंपनी, एक जो हैक हो गई है और दूसरी जो हैक होने वाली है। तो दो ही कंपनी हो सकती है इस वक्त डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, जो हैक हो गई है और दूसरी जिन्होंने हैक होना है। होना सब नहीं है, लेकिन कब होना है ये टाइम की बात है। और एक दूसरी बड़ी अच्छी इसकी सही है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंपनी, एक वो जिनको पता है कि वो हैक हो गई है और एक दूसरी वो जिनको पता ही नहीं है कि वो हैक हो गई है। तो इसकी मिसाल हमारे पास बड़ी रिसेंट हमारे पास एग्जांपल है जहां पर हमें पता चलता है कि 6 महीने से ये ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी और एकदम 14 अगस्त को पता चला या किसी ऐसे इंसिडेंट के ऊपर पता चला कि आपके जो सिस्टम्स थे वो हैक हो गए। तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सिस्टम आपके हैक हो जाते हैं। जो एक कॉन्सेप्ट है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट का, एक स्टडी कहती है कि तकरीबन 6 महीने लगते हैं किसी भी थ्रेट को इम्प्लीमेंट या विजिबल होने के लिए। तो इसका मतलब है अगर कोई थ्रेट दिसंबर 31 को एग्जीक्यूट हो गया तो उसको कम से कम 6 महीने जुलाई के अंदर वो स्टार्ट हुआ था पेनिट्रेट होना, रिकमेंस करना, जो बाद में एग्जीक्यूट हुआ, ब्लास्ट हुआ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है आपकी नॉलेज की वजह से। लास्ट स्लाइड मेरी होगी ये वाली, एज ए स्टूडेंट्स आपको क्या करना चाहिए हाइजीन के हवाले से। एक इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है, CIS कंट्रोल, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा गूगल कीजिएगा। इसकी कुछ 20
CS टॉप 20 कंट्रोल्स के नाम से आपको लिस्ट मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर। ये आपकी हाइजीन के हवाले से, साइबर हाइजीन के हवाले से एप्लीकेबल कंट्रोल्स हैं, सजेशंस हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है। इसमें सारी वही चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं, बट दिस इज द मोर फॉर्मलाइज्ड मैकेनिज्म जो आप अपनी एनवायरनमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So, question: can we prevent the cyber breach or the breach by following the cyber hygiene? So, answer would be the yes. We can prevent it by following the good cyber hygiene practices to create a strong security posture, which should be measurable by security rating. So, the higher your security rating, जो आपको बताएगी, the better your security practices and better you can prevent the data breaches, cyber attacks, phishing, malware, ransomware, exposure of your personal data or other cyber threats. So ये सारी की सारी बेस कर रही हैं आपकी cyber hygiene के ऊपर. So this is all about from my side. Cyber hygiene, $1 solution to $1 million problem. So if you have a question, forum open है question answer के लिए. So over back to you. Thank you so much for Ahmed. Okay, Rehan, ask the students if I have any question. So we are open now, one by one. Okay. Students, please one by one अपना mic unmute कर दें, then मैं आपका name call करूँगा, आप question कर लीजिएगा. Students, do you have any questions? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर साइबर हाइजीन की तरफ जाएं, हम इसकी प्रैक्टिसेस देखें तो एटीएम कार्ड्स जो कि हैक्स हो रहे होते हैं या उसकी ये कि ऑनलाइन शॉपिंग की जा रही है तो लीकेज हो रही है, क्या बैंक्स भी इस तरह इसमें अपडेशन पीछे करते रहते हैं? क्योंकि जो एक बड़ा पार्ट है कि हम स्कैनिंग के लिए बैंक्स का कनेक्शन होना ऑर्गेनाइजेशन के साथ जरूरी है, तो इसमें सर बैंक्स क्या रोल प्ले करते हैं कि एटीएम कार्ड्स ना हैक हो सकें? अच्छा, बैंक्स के हवाले से अगर आपने बात की तो पहले एटीएम कार्ड के ऊपर मैग्नेटिक स्ट्राइप होती थी, चिप होती थी, वो स्ट्रिप होती थी। अब बैंक्स ने क्या किया, आपके पास वो चिप बेस्ड कार्ड होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि चिप बेस्ड कार्ड के अंदर प्राइवेट की या पीके वाला सेटअप लगा होता है जो आपकी इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आ सकता, मतलब हैकर्स उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते चिप वाली चीज को, लेकिन मैग्नेटिक वाले को कर सकते थे। तो बैंक्स ने आप क्या करते जा रहे हैं, स्टेट बैंक भी करता जा रहा है, जो मैग्नेटिक स्ट्राइप वाली के थ्रू जो डाटा रीड करना है उसको रोकता जा रहा है। तो जो ही वो रुक जाएगा तो आपका कुछ सारे का सारा डाटा जो है या ट्रांजैक्शन होगी वो मैग्नेटिक स्ट्राइप के थ्रू होगी, चिप के थ्रू होगी। तो आपकी ये वाला जो पार्ट है कॉपी होने का, कार्ड होने का, वो खत्म हो जाता है। दूसरा, ऑनलाइन शॉपिंग के वाले से अगर आप बात करें तो इस वक्त काफी बैंक्स ने 3D सिक्योर के ऊपर लेकर आ गए। उसमें क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, वो आपको एक वेबसाइट पर ले जाता है, वेबसाइट वाला कहती है कि आप ओटीपी भेजें। अब वो आपकी बैंक की वेबसाइट के ऊपर ले जाता है, वहां से एक ओटीपी जनरेट होता है जो आपके फोन या ईमेल पे आता है, वहां पर आप ओटीपी जनरेट करते हैं, तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मोस्टली अभी जो बैंक कार्ड्स हैं आपके वो वैसे ही ब्लॉक होते हैं फॉर इंटरनेट के लिए, सिर्फ उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम के ऊपर, क्योंकि अगर ओटीपी नहीं आएगा तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके लिए भी कंपनीज जो होती है वो 3D सिक्योर होना लाजमी है। तो कलेक्टिवली एज ए इंडस्ट्री ये चीजें सिक्योर होना स्टार्ट होगी, लेकिन नथिंग टू बी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये मसले या प्रैक्टिसेस आती जा रही हैं, जो हैकर्स हैं आपके वो और भी चीजें लेकर आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी होती है वो आपकी फिजिकल सिक्योरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, किसी न्यूज में आया होगा कि एटीएम्स के अंदर 5-5 हजार के नोट सामने स्टार्ट हो गए। उसमें क्या था, उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें जो फिजिकल सिक्योरिटी थी वो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। जिसका मतलब है कि अगर आपकी एटीएम ही कोई उठा के ले गया
या एटीएम भी कंप्रोमाइज हो गई है, तो फिर आपकी कोई लॉजिकल सिक्योरिटी काम ही कुछ नहीं करेगी। तो इस तरह हर कंपनी, हर बैंक, स्टेट बैंक, कहीं पर भी हो, हर बंदा कोई ना कोई किसी लेवल के ऊपर काम कर रहा है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि इस तरह के जो अटैक्स हैं कार्ड्स के, वो काफी रिड्यूस हो गए। अब जो मसले आते हैं वो ओटीपी के आते हैं, फोन आ गया, इस तरह की चीजें आ गई, कॉल आ गई, स्पूफिंग कॉल आ गई कि जी मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मुझे ये दे दे, तो अब वो चीजें स्टार्ट हो गई। इसलिए ये कैट एंड माउस वाली एक जंग है जो कंटिन्यू रहेगी। होप दिस क्लैरिफाई योर क्वेश्चन। Thank you, sir. Students, if you have any questions, please unmute yourself. Thank you, Ahmed. Would you like to share any real time you have facing any issue using hygiene environment? I mean to say कि कोई ऐसा आपके बैंकिंग सेक्टर में कोई रियल टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसको आपने उसको किया हो यूजिंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस? तो अगर ऐसा कोई आइडिया है या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, वुड यू लाइक टू शेयर विद आवर स्टूडेंट्स? या इसमें जो सबसे पहले जो चीज है वो आपकी अवेयरनेस का एक मेजर फैक्टर है जो हमने एटलीस्ट किया है, क्योंकि पहले लोगों को पता ही नहीं होता था। आपके पास फिशिंग ईमेल आ गई है, कोई ऐसे यूआरएल आ गया है कि आपको पता ही नहीं है कि इसकी बैकएंड पर कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, हम फिशिंग कंपेन्स जो होती हैं, सिमुलेटेड फिशिंग कंपेन्स, कंट्रोल्ड फिशिंग कंपेन्स, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर लोगों को बताते हैं कि जी ये मसला था। कोई बंदा उसको क्लिक करता है तो इंटरनल हमारी वेबसाइट के ऊपर चला जाता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि यू आर द विक्टिम ऑफ द फिशिंग ईमेल, सोशल इंजीनियरिंग के ईमेल्स के ऊपर, फिर आप ये ट्रेनिंग एग्जीक्यूट करें। और फिर ट्रेनिंग एग्जीक्यूट के बाद हम उसको मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई ऐसी चीज जो मेजरेबल नहीं है वो प्रॉब्लम बेनिफिट नहीं देगी। तो अवेयरनेस, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर इज द वीकेस्ट लिंक इन द साइबर सिक्योरिटी, तो हम उसका जो मेजरमेंट है उसको हमेशा इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो पहले जो फिशिंग का फॉर एग्जांपल हमारे पास स्कोर आया था, रेटिंग आई थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। एक साल, क्योंकि अक्टूबर फिशिंग या साइबर अवेयरनेस का मंथ मनाया जाता है, तो हमने वो एग्जीक्यूट की, अवेयरनेस एग्जीक्यूट की, फिर फिशिंग की, तो नंबर हमारा कम होता गया। तो अब अभी तक कॉन्टिन्यूसली नंबर रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये साइकिल अगर जो ही आपका चलता रहेगा, तो ये आपकी जो प्रैक्टिसेस है कि आपने किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, आपने लिंक्स को क्लिक करते हुए ध्यान से करना है, आपके पास कोई अनअटेंडेड अटैचमेंट आ गई है, क्या उसको ओपन करना है कि नहीं करना, और ऐसी चीजें होती हैं, बड़े एक्शन मांगती हैं। तो फॉर एग्जांपल 12 की कंपेन या 11 कंपेन्स हो गई, तो लोग इस पे कहते हैं जी कंपेन आ गई, अगले 2 घंटे में अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल हैव अ गिफ्ट हैम्पर, तो लोग क्लिक करते हैं क्योंकि वो एक्शन होता है। तो फिर ये हमारी जो अवेयरनेस के ऊपर से थे, ये एक ऐसी हाइजीन प्रैक्टिस थी जो हमने काफी अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया, और वो उसके रिजल्ट भी अचीव हुए। Okay, thank you. So anyone else have a question? Sir, Dr. Amna Shifa, Coordinator of Information and Cybersecurity Student Club, wants to talk with the students and with you. Ma'am, please unmute yourself. आवाज नहीं आ रही, प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही। Sir, please wait. She is having some problem.